चलो, तो इंडियन पॉलिटी पढ़ने से पहले आप लोग को मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास कीजिएगा। इंडियन पॉलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, इट इज आवर गारंटी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बनेगा और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खूब आता है। ठीक, इसका बेसिक जो फंडामेंटल रहता है पढ़ने का तरीका, हम लोग पढ़ते हैं पहले पॉलिटी को, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब आप यदि बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक का बात करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था उन्होंने कैसे कैसे काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन यदि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पहले पढ़ते हैं तो क्या होगा ना, हिस्ट्री स्टार्टिंग में यदि पढ़ोगे तो आपका टॉपिक से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है तो हम लोग फोकस वो टॉपिक पे भी हो, लेकिन इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम लोग लास्ट में रखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको फुल डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें। तो क्लास स्टार्ट मैं करूँगा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले, पॉलिटी पढ़ने से पहले आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट, कोई बताएंगे गवर्नमेंट क्या होता है? क्लास में मुझे चाहिए फुल इंटरेक्शन, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, मेरे साथ इंटरेक्ट करो, आपस में नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है बताइए? हाँ, यही कौन, अमिताभ बच्चन वाला सरकार, सरकार सरकार राज, सरकार राज 2, ऐसा है क्या? तो फिर रजनीकांत वाला, बोलिए। जिसको आप इलेक्ट करते हैं वो आपका गवर्नमेंट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट का आपका डेफिनेशन है आधा अधूरा है। गवर्नमेंट का मतलब नवीन पटनायक या पीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं हुए। तो आप जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो आप अपने गाड़ी के पीछे लिखते हो, साइकिल के पीछे लिखोगे उड़ीसा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिखोगे नहीं? ठीक है, तो कैसे आप बन गए? तो हर एक वो मशीनरी जो आपका लॉ ऑफ द लैंड बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करता हो और हमारा कंट्री को रन करने में हेल्प करता, सबका सब क्या है? गवर्नमेंट। क्लियर? तो गवर्नमेंट बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरीके से है, गवर्नमेंट जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव का कलेक्टिव मिक्सचर है जो क्या है? गवर्नमेंट। क्लियर? बोलो। ठीक है, जे का मतलब है जुडिशियरी, ठीक है, एल का मतलब है लेजिस्लेटिव, ई का मतलब है एग्जीक्यूटिव्स और ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो सभी को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एक मिनट, जे एल ई ए कलेक्टिवली नॉन एज गवर्नमेंट। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। क्लियर है? कलेक्टिवली सबको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। लेकिन जे एल, एक मिनट, जे एल ई इंडिविजुअली नॉन एज गवर्नमेंट ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑर्गन्स। एग्जाम का क्वेश्चन है, कितने गवर्नमेंट ऑर्गन होते हैं? 3। क्या क्या? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स। कितने होते हैं? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। कितने गवर्नमेंट होते हैं? गवर्नमेंट ऑर्गन्स 3। क्लियर है? कोई डाउट? इसके अलावा भी आपका बहुत मोनार्की सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम। जब हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर डिफरेंस को समझेंगे। क्लियर है? अभी उसमें हमें नहीं पढ़ना है। अभी बेसिक से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करें तो उससे पहले जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज चाहिए जो वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो आपको थोड़ा माइंड में रखना है। ठीक है? गवर्नमेंट ऑर्गन्स होता क्या है?
समझ में आ चुका है यहाँ तक? बोले तो आगे बढ़े। चलो, तो अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे मैं जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव को एक लेवल में रखा हूँ, एग्जीक्यूटिव्स को उसके नीचे रखा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव को उसके भी नीचे रखा हूँ, हाँ या ना? ठीक है, तो जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में देखो, लेजिस्लेटिव को जुडिशियरी को लेजिस्लेटिव खींच रहा है, लेजिस्लेटिव को जुडिशियरी खींच रहा है और एक दूसरे को बैलेंस करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? चेक एंड बैलेंस करना। क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस करना। क्लियर? तो जैसे आप लोग यदि चेस खेलोगे तो उसमें चेक देते हो, है ना, चेकमेट, ठीक है। और यदि कोई ज़्यादा उड़े तो उसको क्या करते हो? बैलेंस करते हो पावर को, है ना। तो हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ इसी तरीके से, सब एक दूसरे को बैलेंस करेगा। किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं देना है हमें। क्लियर? हमें क्या करना है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना है कि हर हमेशा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ पर्सन नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रूल ऑफ लॉ। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, जुडिशियरी का मतलब क्या हो गया? जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितना भी है सब उधर हो गया, जुडिशियरी वाला डिपार्टमेंट। ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। क्लियर? उसके बाद स्टेट असेंबली का मेंबर्स, एमएलए जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब कहाँ गया? लेजिस्लेटिव, है ना। अच्छा, जब गवर्नमेंट आपका बनता है, गवर्नमेंट बनते टाइम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो आपका पार्टी मेजोरिटी में होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, उसी पार्टी को बुलाएगा कि आप अपना सरकार बनाइए। मेजोरिटी सीट में होगा। मेजोरिटी मतलब क्या? 50% + 1। यदि मान लो किसी पार्टी के पास 50% + 1 आपका सीट, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब क्या होगा? सिंगल पार्टी का 50% + 1। क्लियर? अब उसमें फिर से एक होता है अलायंस मेजोरिटी। अलायंस मेजोरिटी क्या होता है? जब एक पार्टी अपना एक अलायंस बनाता है डिफरेंट पार्टी के साथ और उसका मेजोरिटी आ जाए, मतलब 50% 1 आ जाए। जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, है ना, आपका फिर यूपीए, है ना, प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, ठीक है, अल्टीमेट प्रोग्रेसिव अलायंस, ये सब जो आपका कांग्रेस का उधर से अलायंस, इधर से बीजेपी का अलायंस है। आज के डेट में करेंटली देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना। क्लियर? तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ में आ गया। उसके बाद में आपको क्या बताया? अलायंस मेजोरिटी। और यदि अलायंस मेजोरिटी भी नहीं बना तो फिर क्या बनता है? कोलिशन गवर्नमेंट। डिफरेंट पार्टी का अलायंस कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करके सरकार चलाता है ना। जैसे आपका बात करें तो कारगिल के टाइम में हमारा वाजपेयी जी का सरकार जो था, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, उसके बाद आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में भी ऐसा गवर्नमेंट चला है, कोलिशन गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो आपका लास्ट 2 गवर्नमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ चल रहा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने के बाद भी उन्होंने अपना क्या एक अलायंस बना के रखा है, और वही अलायंस पार्टी अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो अभी पावर में, लीडिंग बाय बीजेपी, है ना, भारतीय जनता पार्टी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अच्छा, तो अब मान लीजिए जो एक पार्टी ने अपना एक गवर्नमेंट बनाया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक अलग पार्टी, उधर एक अलग पार्टी, इधर एक अलग पार्टी, इधर वाले मेजोरिटी में इन्होंने अपना गवर्नमेंट बना लिया। तो गवर्नमेंट बनाया तो ये लोग सब मिलकर आपस में बनाए ना, बोलो। तो आप लोग क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलो, जो भी बोलो, है ना। क्लियर? तो आप लोग जब अपना एक बनाओगे, गवर्नमेंट बनाओगे, तो आप लोग क्या चुनोगे? अपना एक लीडर चुनोगे। किसको चुनोगे? अपना एक लीडर को चुनोगे। वही क्या होगा? सीएम ऑफ द स्टेट और पीएम ऑफ द कंट्री। क्लियर? उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट क्या कराएंगे? ओथ दिलाएंगे। क्लियर? ओथ टेकिंग सेरेमनी। और वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, अपना एडवाइस देकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनेगा, आप लोगों में से ही। क्लियर? किसको चुनेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसी के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। सीएम या पीएम के पास पावर नहीं होता। सीएम और पीएम क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है, दैट्स इट। पावर किस में वेस्टेड होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा? काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर। कौन होते रिस्पॉन्सिबल? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोला जाए? अच्छा, अब देखो यहां तक यदि आप समझ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया, पीएम या सीएम बन गया, उसके बाद अब बात है एग्जीक्यूटिव्स का। तो आप लोग जो एक पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट बनाए थे, चाहे वो अलायंस हो, चाहे आपका एब्सोल्यूट हो या फिर आपका कोलिशन हो, जो भी हो। क्लियर? तो आप लोग उसका क्या है? लेजिस्लेचर है, एमएलए या एमपी, जो भी बोलो, है ना। उसके बाद आपका जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने आप, उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। आप लोग क्या हो? लेजिस्लेटिव।
उसमें जो आप लोगों ने अपना लीडर और लीडर ने अपना एक सपोर्टिंग स्टाफ चुना, सपोर्टिंग कलीग, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एग्जीक्यूटिव्स। मेन जो काम करेंगे वही करेंगे। लेजिस्लेटिव क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। जुडिशियरी क्या करेंगे, लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे। और एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे, लॉ को इंप्लीमेंट कराएंगे। क्लियर है। और उसको ग्राउंड लेवल पे काम लाने का किसका रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का। क्लियर, समझ में आया। अब यदि लेजिस्लेटिव कुछ लॉ बना रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, जुडिशियरी क्या करेगा, तुरंत उस पर नल एंड वॉइड कर देगा, है ना। समझ में आया। अब यदि जुडिशियरी कुछ ऐसा जजमेंट दे रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, तो लेजिस्लेटिव के पास पावर है क्या, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में। यदि फिर भी ना समझे तो इम्पीचमेंट बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली आप इम्पीचमेंट भी कर सकते हो। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसको भी हो, क्लियर, इम्पीच किया जा सकता है। उसके बाद यदि एग्जीक्यूटिव्स का बात करें, एग्जीक्यूटिव्स जो रहता है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा तभी तो एग्जीक्यूटिव चलेगा। लेकिन आप देखो, आपका प्राइम मिनिस्टर जो होगा बहुत पावरफुल आपको दिखता होगा, लेकिन यदि आप अपना सपोर्ट छीन ले तो प्राइम मिनिस्टर कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर। सिमिलरली आप देखो, आप बोलोगे तब तो हम ही सब कुछ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हम ही सब कुछ हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इतना पावर है, डायरेक्टली जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलेगा कि देखो भैया हम सरकार नहीं चला पा रहे, आप लोकसभा को डिजॉल्व कर दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट को पावर है कि लोकसभा को डिजॉल्व कर दे। लोकसभा को डिजॉल्व हो गया मतलब आपका मेंबरशिप खत्म, फिर से इलेक्शन लड़िए जाके। समझ में आया बात, कोई डाउट। तो एक दूसरे को बैलेंस किया। सिमिलरली जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव भी एक दूसरे को बैलेंस करता है और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव भी एक दूसरे को बैलेंस करता है। इसीलिए मैं बताया ये जो स्ट्रक्चर है चेक एंड बैलेंस करता है, जिसमें कि जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव को इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गन्स। कितना गवर्नमेंट ऑर्गन है, 3। क्या क्या, जुडिशियरी से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। चलो अब बात करते हैं हम लोग जो पहले बात है कि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सबसे लेट में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आज करेंगे डायरेक्टली स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी जैसे आप लोग में से बहुत लोग को हमारा यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिला होगा, बहुत लोग को नहीं मिला होगा, है ना। खैर, तो जो भी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो ना, बोलो दोस्त, पढ़ते हो नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या रहता है, ऊपर में बुक का नाम रहता है, बुक नेम रहता है नहीं, बुक नेम। ठीक है, बुक का नेम होता है। उसके बाद फिर इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज में क्या रहता है, कंटेंट से बोला जाए तो नंबर ऑफ चैप्टर, चैप्टर नंबर जिसको बोलते हो, बोल सकते हो, चैप्टर नंबर। फिर क्या रहता है, चैप्टर नेम। फिर क्या रहता है, पेज नंबर। यही तो रहता है। ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बुक का नाम क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो चैप्टर नंबर है टोटल 1 से लेकर 22 है। कितना है, 1 से 22। क्लियर। कितना चैप्टर है, 1 से 22 चैप्टर है। इसी चैप्टर नंबर को यहां पर हम लोग बोलेंगे पार्ट। क्या बोलेंगे, पार्ट। क्लियर, बोला जाए पार्ट बोलेंगे किसको, चैप्टर नंबर को। तो डिफरेंट डिफरेंट कितना पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बोलो 22 पार्ट्स। अब जो चैप्टर नेम रहेगा पार्ट के अकॉर्डिंग वेरी करते रहेगा, करेगा नहीं। और जो पेज नंबर रहेगा यहां पर बोलेंगे आर्टिकल। क्या बोलेंगे, आर्टिकल। इनिशियली जो था 395 आर्टिकल था, अभी तो 400 प्लस आर्टिकल है। तो इनिशियली कितना था हमसे ये पूछा जाता है, कितना था इनिशियली, 395। अब देखो जब आप पढ़ते हो, एक बात हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, उसके बाद आप ऐड कर दिए एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आपका हो गया फिर से बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये सबको मिलाकर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक, है ना। उधर से आ जाए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सबको क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर को हम लोग एक नाम देते हैं, है ना, अरिथमेटिक या एडवांस। क्लियर। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट चैप्टर्स को हम लोग मिलाकर बोलेंगे क्या, शेड्यूल। क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? और अभी टोटल 12 शेड्यूल है। कितना है? 12 शेड्यूल है। क्लियर? नोट करते रहिएगा पैरेलली, मुझे से टाइम मांगो नोट करने के नहीं दे पाऊंगा। क्लियर है? टोटल कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। आगे बढ़े? ठीक है, तो शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, आगे फिर से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, जब एक ही जगह बता ही रहे तो शेड्यूल को कुछ ऐसे रखना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? दिख नहीं रहा है क्या जी? नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, कलर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ये तो दिख रहा होगा। अच्छा चलो नहीं, ये लिख देते हैं। क्या हो गया? क्या डिस्कशन चल रहा है भाई? नोट कीजिए, नोट कर लिए? अच्छा, सब कुछ कर चुके हो ना? ऊपर से उड़ा रहा हूं इसको। टोटल कितना आपका पार्ट है? बोलो। 22, शेड्यूल 12। चलो, तो अब देखो ये जो डिफरेंट शेड्यूल है ना, इसका कुछ काम है। देखो टी का मतलब जो रहेगा ना, टी का मतलब होगा इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, टेरिटरी से रिलेटेड बात करेगा। ठीक है। ई का मतलब जो रहेगा इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं सैलरी। क्या बोलते हैं? सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है। किसका? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, चाहे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर आपका जजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी बोलो, सबका जो सैलरी और अलाउंसेस रिलेटेड बात होगा कहाँ पर रहेगा? शेड्यूल 2 में, है ना। तीसरा जो सीट रहेगा, तीसरा शेड्यूल क्या रखा है? ए का मतलब ओथ्स एंड अफर्मेशन। क्या रहेगा? ठीक है। किसका? जो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, या फिर आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर आपका बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जिसका भी ओथ से रिलेटेड प्रोसेस के बारे में कौन सा शेड्यूल में दे रखा है? शेड्यूल 3। ठीक है, कोई दिक्कत? आर का मतलब है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हो, परमानेंट हाउस बोलते हो, हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हो। क्लियर? बोला यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, एस का मतलब होगा शेड्यूल्ड एरियाज, जहां पर हमारा इंडिया का डिफरेंट एरियाज में, जहां पर कि हमारा एरिया का ट्राइब्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कल्चर जिंदा रहे। तो उसको कौन से शेड्यूल में रखा गया? शेड्यूल 5। क्लियर है? कोई डाउट? बोला जाए? समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, इसको छोटा करके मैं रख देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा,
एस चला गया, फिर क्या है ओ, ओ का मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। कैसे शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि बाद में ऐड किया गया है, और वो भी बेसिकली इसमें 5 जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, इस टाइप का स्टेट है, जो कि वहाँ पर जो ट्राइब्स पॉपुलेशन है उसका कल्चर को, सोशल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? चलो अब क्या है, एफ। एफ का मतलब होगा फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपका स्टेट में, जहां पर आपका सेंटर का भी पावर होगा और स्टेट का भी पावर होगा, दोनों साथ में काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इंडिया में क्या कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, यहां पर जो है पप्पा सेंटर है। कौन है सेंटर? पप्पा। क्लियर? क्योंकि आपके स्टेट के पास पावर है, लेकिन जहां पर भी कंफ्लिक्ट होगा स्टेट और सेंटर में, किसके पास जाएगा पावर? सेंटर के पास। क्योंकि आगे बढ़ाऊंगा, जब अभी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे, तब वहां पर हम बताएंगे कि सेंटर को पप्पा क्यों बनाया गया। क्लियर? समझ में आया बात? तो फेडरल स्ट्रक्चर में 3 लिस्ट होता है, क्या क्या? सेंटर, सेंट्रल बोलो, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, यूनियन लिस्ट, ठीक है। फिर होगा स्टेट लिस्ट, फिर होगा कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। क्लियर है? तो इंडिया में जो है आपका कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया में एक पप्पा है, कौन? सेंटर। समझ में आ रहा बात? सेंटर को पप्पा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब दोनों में कन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर हमेशा आगे रहेगा, सेंटर का बात ही माना जाएगा। क्लियर है? बोला जाए तो इस वजह से सेंटर को मैंने बोला पप्पा बोला जाता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो, जब आपका लिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में कौन सा मैटर जाएगा, जिसको एक्सक्लूसिवली कौन हैंडल करेगा? सेंटर। स्टेट लिस्ट में जिसको एक्सक्लूसिवली कौन हैंडल करेगा? हैंडल। कंकरेंट लिस्ट में जहां पर दोनों का रोल होगा, उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। क्लियर? कोई दिक्कत है? बोलो दोस्त। अब जो है ओ का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंडिया में करेंटली टोटल कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। क्लियर? ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां तक बात समझ में आ गया? बोला जाए तो और थोड़ा सा आगे बढ़े, बोलो। शेड्यूल 8 तक हो चुका है ना। शेड्यूल 9 में यहां पर होएगा लैंड रिफॉर्म। क्या? लैंड रिफॉर्म। क्लियर? शेड्यूल 9। शेड्यूल 10 में डी है, इसका मतलब रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है? एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ ऐसा है जिसको आप ऐसे समझिए कि जब आज से मतलब 80s के ज़माने में बात कर रहा हूँ, 70s के ज़माने में बात कर रहा हूँ, आप किसी पार्टी से जीत कर आते थे, लेकिन उस पार्टी में यदि आपको फेवरेबल सीट नहीं दिया गया, आप पार्टी तुरंत बदल लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल रहता था। ठीक है? तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और क्या बोला गया कि आपको यदि पार्टी चेंज करना है तो आप अपने साथ 2/3 मेंबर को चेंज करेंगे, तब जाके आपका पार्टी चेंज होगा। अदरवाइज उससे पहले यदि आप चेंज करेंगे तो आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। क्लियर? आपका पार्टी का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा उसका 2/3 मेंबर आपके साथ जाएंगे। मान लो आपके पार्टी से टोटल 18 लोग थे तो आपके साथ कितना जाना चाहिए? 12 लोग। समझ में आ रहा है? आपके पार्टी में 6 लोग थे तो आपके साथ कितना जाएंगे? 4 लोग। क्लियर? तब जाके पार्टी आपका चेंज होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर? बात समझ में आया? चलो, उसके बाद क्या है? शेड्यूल 10 तक आ गए। शेड्यूल 11 पी। पी का मतलब होगा पंचायती राज। क्लियर? इससे रिलेटेड बात जो भी है सब आपका शेड्यूल 11 में। एम का मतलब म्युनिसिपैलिटी, शेड्यूल 12 में। क्लियर? बात समझ में आया? तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेगा एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल में, शेड्यूल 10 में क्या है, शेड्यूल 9 में क्या है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। क्लियर? तो ये चीज आपको बता दिया गया। समझ में आ गया सभी को?
कोई डाउट? नोट कर चुके हैं तो आगे बढ़े। शेड्यूल 12 तक का बात हो गया। बोलो दोस्त, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम है। आपका क्लास के बाद फिर मेरा वहाँ पर MBA का भी क्लास रहेगा, उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दी आप लोग निपटा लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो शेड्यूल हम लोग पढ़ लिए, पार्ट पढ़ लिए। कितना पार्ट होता है? 22 पार्ट्स। कितना शेड्यूल होता है? 12 शेड्यूल। हर एक शेड्यूल के बारे में आपको डिटेल बता दिया, बता दोगे? शेड्यूल 8 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है? शेड्यूल 12 में क्या है? म्युनिसिपैलिटी। क्लियर? शेड्यूल आपका ये क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कौन सा शेड्यूल? किसमें? 7। क्लियर है? चलो समझ में आ रहा है बात? कोई डाउट तो नहीं? चलो तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1। पार्ट 1 ये क्या हो रहा? चैप्टर नंबर 1 है ना। चैप्टर का कुछ नाम होगा? पार्ट 1 का नाम क्या भैया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका चैप्टर का नाम। अब आर्टिकल कहां से कहां तक चलेगा? आर्टिकल 1 to 4। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 to 4। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, तो बातें नहीं करना, थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है? देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे समझिएगा कि अभी आपका, यदि मैं बात करूं स्टेट का, जैसे अभी आप कौन से स्टेट में हैं? उड़ीसा। ठीक है? इस तरह से इंडिया में 28 स्टेट पड़ा हुआ है ना, बोला जाए। ठीक है? तो स्टेट जो होता है 3 टाइप का चीज होता है। क्लियर? कितने टाइप का होता है? पहला होता है कन्फेडरेशन। क्या होता है? कन्फेडरेशन। दूसरा होता है फेडरेशन, और तीसरा होता है यूनियन। लिखिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट इट डाउन फास्ट। लिख लिए? जल्दी से लिखो, जल्दी से, फास्ट। अच्छा, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस बता पाओगे? जल्दी से बोलिए। कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन में क्या डिफरेंस है? कोई है जो बोलेंगे? बोलिए बोलिए। कन्फेडरेशन का मतलब होता है, कन्फेडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे आज के डेट में एक टीनेजर का लव स्टोरी होता है। क्या होता है? एक टीनेजर का आज के डेट में जैसे लव स्टोरी, उसे वो क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। मतलब ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कन्फेडरेशन भी वही है। क्लियर? एक बॉन्ड तुरंत टूटेगा, दूसरा बॉन्ड तुरंत जुटेगा, जो मर्जी होगा करते रहो। ठीक है? कल तक बोलेंगे हम दोनों साथ साथ रहेंगे, आज बोलेंगे तू कौन है हम पहचानते नहीं, है ना? तो ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फेडरेशन। मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस मन किया जुड़ गए, मन किया टूट गए, है ना? तो 1893 में इंडिया जो था, इंडिया के साथ आपका बोला जाए तो किंग अशोका के टाइम से ही अफगानिस्तान था। क्लियर? अफगानिस्तान इंडिया के साथ था, लेकिन एक्चुअल में अफगानिस्तान आपका टूट गया हुमायूं के टाइम में, टूट गया। हुमायूं के टाइम तक था, शाहजहां के टाइम आते आते आपका क्या हुआ? अफगानिस्तान टूट गया। क्लियर? तो कौन जुटेगा कौन टूटेगा, मुगल टाइम में सब खूब चलता था, किसी को जोड़ लो किसी को तोड़ दो, ये सब खूब चलता था। क्लियर? तो क्योंकि वहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं था, बस आपस का मन किया जुड़ गए, मन किया टूट गए। क्लियर? सबसे इजीली बॉन्ड टूटने वाला कौन सा है? कन्फेडरेशन। उसके बाद होता है फेडरेशन। फेडरेशन जो होता है एक ऐसा चीज है जिसमें डिफरेंट स्टेट आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे। क्लियर? हम लोग साथ रहेंगे। क्लियर? लेकिन इसका मतलब क्या, साथ रहेंगे तो क्या तलाक नहीं हो सकता?
डाइवोर्स हो सकता है नहीं? आराम से हो सकता है। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? डाइवोर्स पेपर साइन करना पड़ेगा। हो गया। तो यहां पर क्या करना है, आपका एग्रीमेंट पेपर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा मुश्किल है बॉन्ड को तोड़ना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूनियन। ठीक है? यूनियन एक ऐसा होता है जो 7 जन्मों का रिश्ते से भी ऊपर होता है। क्लियर? यहाँ 7 के 700 जन्म भी लोगे तो फिर भी साथ में रहोगे, अलग नहीं हो सकते। क्लियर? ऐसा चीज क्या है? यूनियन, जो कभी आप तोड़ ही नहीं सकते, फेविकोल का जोड़ है। क्लियर? टूटने वाला है नहीं। समझ में आया बात? तो यूनियन कभी टूटेगा क्या? नहीं टूट सकता। यदि कोई बोले हम इससे अलग होंगे तो अलग होने देगा? गवर्नमेंट और आपका जो हमारा सोल्जर से क्या करेंगे उसका? लातम जितम च पवित्रम, हो गए नहीं? क्लियर? तो ये सब चीज होते रहेगा। तो अब मुझे बताओ इंडिया क्या है? आपको तीनों चीज बता दिया। इंडिया क्या है? यूनियन है, फेडरेशन है, या फिर कन्फेडरेशन है? समझ में आया? कोई डाउट? इंडिया क्या है? यूनियन। ठीक है? तो यही आपका आर्टिकल 1 बोलता है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट का क्या है? यूनियन है, नॉट फेडरेशन, नॉट कन्फेडरेशन। समझ में आया? क्यों? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, तब पता चलेगा कि इसको यूनियन बनाकर क्यों रखे थे। फिर आगे मैं इस पे वापस आऊंगा। क्लियर? जब आप यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, 552 प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ मिलाया गया। वो प्रिंसली स्टेट को जब इंडिया के साथ मिलाया गया तो इतना आसानी से नहीं मिला था सब, है ना? तो उसको हम लोग क्या आपस में मिलाने के लिए बहुत सारा मुशक्कत किए थे, तब जाके सब मिला। और जब एक बार मिला तो हम ऐसा कभी आसानी से जाने देंगे? नहीं जाने दे सकते। आ जाओ, 1 वे रूट, आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं, है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो। चलो, तो आर्टिकल 1 समझ में आ गया? बोलो दोस्त। चलो, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? बोलो। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट कितना टाइप का? कौन कौन सा? कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा? मॉडरेट बॉन्ड फेडरेशन, वीक बॉन्ड कॉन्फेडरेशन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब देखो आर्टिकल 2। ठीक है? आर्टिकल 2 सिंपल सा बोलता है कि पार्लियामेंट कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन एक्वायर मतलब विदेशी जमीन को इंडिया में आसानी से मिलाया जा सकता है। मिलाया जा सकता है नहीं? बोलिए, बोलो। क्या बोलोगे? पार्लियामेंट कैन acquire foreign territory in India। इंडिया में फॉरेन टेरिटरी को मिलाया जा सकता है। अब चाहे जिस मकसद से मिलाया जाए, जैसे भी मिलाया, जैसे आप लड़ाई करके कुछ एरिया जीत लो, आपको कुछ एरिया गिफ्ट में मिल जाए, किसी का पॉपुलेशन आपके साथ जुड़ना चाह रहे हो आप जुड़ लो, किसी भी तरीके से आप जुड़ोगे तो ये आर्टिकल 2 के तहत इंडिया में जुड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? नोट कीजिए। हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, तो इसको ऐसे समझिएगा कि इंडिया के साथ ऐसा रहा कि 1975 से पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, जैसे तिब्बत एक अलग कंट्री हुआ करता था, जिसको चाइना ने 1959 में कब्जा कर लिया कब्जा। ठीक है? तो चाइना ने जैसे कब्जा किया और वहाँ पर जिस तरह से मतलब दुर्व्यवहार किया वहाँ के लोगों को, तिब्बतियन को जैसे उठा पुठा के जैसे मारा है, तो वहाँ से क्या हुआ, सिक्किम के लोग थोड़ा सा डर गए। बोले एक तरफ तो एक नंबर का हरामी है, उसके साथ यदि मिल गए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तो चलो अकेले रहेंगे तो हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखेगा, इससे बेटर है कि हम इंडिया के साथ मिल जाए। और इंडियन गवर्नमेंट ने आराम से सिक्किम को मिला लिया। कब मिलाया? 1 मई
1975 को सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है? समझ में आया बात? कब मिला? फर्स्ट में 1975। ठीक है। और सिक्किम मिल गया, मिलते टाइम एक ही बात बोला, जैसा तिब्बत के साथ हो रहा हो हमारे साथ तो नहीं होगा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कभी होगा? कभी नहीं होगा। क्लियर? हम लोग उनसे इस कदर घुल मिल गए कि हम लोग के माइंड में कभी ख्याल भी नहीं आता वो अलग कंट्री के लोग थे। आता है कभी ख्याल? कभी नहीं। क्लियर? हम लोग आराम से चलते, चलो यार थोड़ा गैंगटॉक घूम के आते है ना? समझते हैं बात? तो ये चीज़ हमारे साथ हमेशा मिला हुआ है। क्लियर? तो वो हमारे साथ जुड़ गए। अब ये बोले कि हम तो जुड़ गए, बाद में हम जुड़े तुमसे हम अलग हो जाएंगे, क्या होगा? आर्टिकल 1 एक्टिव होगा? होगा ही नहीं। यदि ये बोले हम अलग होना चाहते हैं, आर्टिकल 1 एक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। फिर क्या होगा? ठीक है। यदि आने का मन है आ जा, लेकिन जाने का नहीं। यदि गए तो ठोके जाओगे, है ना? खतरनाक तरीके से। हो गया? आर्टिकल 2 समझ में आया? अब बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, अच्छा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 3 ऐसा बोलता है, देख भाई, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 क्या बोला? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब तोड़ना नामुमकिन है, जो टूटेगा ही नहीं। आर्टिकल 2 क्या बोला? बाहर से किसी को मिलाना है मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 3 और भी डेंजर है। आर्टिकल 2 तो पहले बोल दिया बाहर कोई नहीं जाएगा, लेकिन आर्टिकल 3 बोलता है देखो तुमको यदि आपस में लड़ने का मन करे तो अंदर में मारपीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, ऊपर में पप्पा बैठे हुए, कौन? यूनियन बैठे हुए। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर 2 स्टेट में झगड़ा हो जाए, जैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ में होते रहता है, उड़ीसा बंगाल में होते रहता है, झगड़ा हो जाए। क्लियर? आपस में झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि बोलो इसी में, यदि उड़ीसा छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल में से कोई बोल दे नहीं नहीं हम तो अलग देश बनाएंगे, फिर पप्पा जग जाएगा। जगे ही नहीं, और पप्पा जग गए तो फिर क्या होगा? तबाही होगा। थोड़ा सा बोलो। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो आप आपस में अंदर में जितना एडजस्ट करना है खुद को एडजस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको स्टेट का नाम बदलना है बदल दो, स्टेट का बाउंड्री बदलना है बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से अलाउड नहीं होगा। तो बहुत एक फेमस सॉन्ग अभी हुआ था, कच्चा बादाम, हुआ था ही नहीं? ठीक है। कितने लोग ट्रेन पे चलते हैं? ट्रेन पे चलने वाले लोग जो ट्रेन पे मूवमेंट करते हैं कभी कभी, ऑलमोस्ट कितने लोग ऐसे जो ट्रेन को देखे नहीं कैसा होता है? कोई है ऐसा? ठीक है। हाँ, ये मतलब मूवी में देख ली है। कहाँ पर? नाराज गए होंगे तब तो। आप क्या अटेंडेंस लगाते हैं वहां पर? सब जाते बोलते। ठीक है। ठीक है। तो ट्रेन पे ऐसा है, ये जो चिनिया बादाम है बहुत बिकता है ना? और जो वेंडर होता है बेचने वाला, वो क्या बोलता है? तोड़फोड़ तोड़फोड़, चिनिया बादाम तोड़फोड़ बोलता है नहीं? तोड़फोड़ मतलब जिसमें आपका कवर लगा रहता है चिनिया बादाम के अंदर में, उसको आराम से पहले तोड़ो, फोड़ो, खा लो। क्लियर? तो क्या बोला जाता है? तोड़फोड़। ठीक है। तो सेम तोड़फोड़ आप अंदर में कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं नहीं? बोलिए तो। क्लियर? एक दूसरे को अलग करना है, कोई दिक्कत नहीं करो, लेकिन कोई यदि बाहर जाने का बात बोले टांग तोड़ दो, है ना? बोलो, समझ में आ रहा बात? तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 क्या बोला? इंडिया इज स्टेट कितना टाइप का? कौन कौन सा? कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। आर्टिकल 2 क्या बोला? पार्लियामेंट के पास पावर है विदेशी जमीन को इंडिया में मिला लो, फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिलानी, है ना? कोई कुछ नहीं बोलेगा। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आपस के अंदर में चिनिया बादाम खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तोड़फोड़ करते रहो। समझ में आ रहा बात? क्लियर? कोई दिक्कत है? चलो अब देखो आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो धमकी है, शुद्ध धमकी जिसको बोलते हैं ना, वो है। ठीक है। हाँ, तो और क्या लिखोगे? हाँ, बोले तो कच्चा बादाम। समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया? बोलो। ठीक है। इंटरनल चेंज इन द बाउंड्री, चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट्स आर अलाउड। सिंपल सवाल, तोड़ फोड़, कच्चा बादाम। ठीक है।
चलेगा, समझ में आ गया? ठीक है। आर्टिकल 4 जो है शुद्ध आपका धमकी है, जिसको बोलते हैं ना शुद्ध दूध का चाय, वैसे ही शुद्ध धमकी। इसको बोलता है वाइल एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 2 and 3, वाइल एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 2 and 3, ठीक है। नो वन कैन इंटरफेयर, जब पार्लियामेंट आपका आर्टिकल 2 और 3 का यूज करे, किसी को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग। यदि कोई इंटरफेयर करे तो उसका ऐसा हल करो जो कभी वो लायक ही ना बचे इंटरफेयर करने का। तो क्या है? आर्टिकल 4 शुद्ध धमकी है नहीं? और आर्टिकल 4 धमकी क्या देता है? 2 और 3 का जब काम चल रहा है कोई कुछ नहीं बोलेगा। फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिलाना है तो चुप एकदम, है ना। 3 को इधर उधर बदलना है, जिस स्टेट को बदल रहे हैं वो भी नहीं बोले, जिस स्टेट में जा रहा है वो भी नहीं बोले, एकदम चुप। यदि कुछ बोले तो सोच लेना। फिर गया प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? भैया देख हमको भी जिंदा रहना है, नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बस आर्टिकल 4 जो है बहुत पावरफुल है, क्लियर। पार्लियामेंट को बहुत हैवी पावर देता है। क्या बोलता है? अच्छा, पार्लियामेंट में बहुत बार बोल रहा हूं तो आपको बता दूं पार्लियामेंट होता क्या है, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों मिलकर क्या बनता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब मिलकर पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। लेकिन जब आपका लोकसभा राज्यसभा मिलकर डिसीजन ले लिया कुछ करना है, स्पेशली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर करेगा तो फिर बहुत बुरा असर होगा, है ना। आर्टिकल 4 बोलता है। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो आर्टिकल 2 और 3 का यूज करते टाइम 4 का यूज कर रहे हैं। कोई बोलेगा कुछ? बोलो। यदि कुछ बोला तो बोलो, तो जल्दी से, बस मारो काटो जो करना है करो, कोई रोकने वाला है नहीं, है ना। समझ में आया? आर्टिकल 1 क्या बोला? बोलो। यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लो, कोई नहीं बोलेगा। आर्टिकल 3 तोड़ फोड़, है ना। आर्टिकल 4 2 3 का यूज करो, चौथा में कोई नहीं बोलेगा। यदि कोई बोला तो एकदम उससे एकदम उड़ा दो, है ना। ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? चलो अब यहां तक यदि आप लोग समझ गए, आर्टिकल 1 से 4 तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, आर्टिकल 1 से 4 तक जब आप समझ गए तब आगे हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग 1 से 4 तक को जोड़ लिए और हमारा कंट्री आज़ाद कब हुआ? बोलो तो 1947 में, ठीक है। उससे पहले बहुत सारा घटना घटा इंडिया में। मैं आपको पहले ही बताया 1893 में कौन अलग हो गया था? अफगानिस्तान अलग हुआ था। बोलो कौन से लाइन से? डोरन लाइन, ठीक है। 1935 में म्यांमार अलग हो गया, ठीक है। और 1947 में कौन अलग हुआ? कौन अलग हुआ? पाकिस्तान। इतना इज्जत से नाम लेते हो क्या? कौन अलग हुआ? पाकिस्तान, ठीक है। कोई दिक्कत? कौन सा लाइन? मैकमोहन या रेड क्लिफ? क्लियर? चलो भाई, रेड क्लिफ लाइन। कोई दिक्कत है? अच्छा, सब अलग हो गया, ठीक है। अब जो इंडिया बच गया, ठीक है। अब उसको यूनिफाई करने की जरूरत था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ इंडिया से कुछ अलग हुआ और आज आप जो करंट इंडिया देख रहे हो इन तीनों को माइनस करके देख रहे हो, है ना। और इसमें से एक और माइनस हुआ है 1971 में, बांग्लादेश इससे अलग हुआ है ना। तो सोच लो इंडिया कितना बड़ा था, देख पा रहे हो? पूरा साउथ एशिया में इंडिया ही दिखता है हर जगह पे, ठीक है। अखंडा देखे हो ना? कौन सा सीरियल? वेब सीरीज? बोलो, वेब सीरीज नहीं देखे हो? मिर्जापुर, अखंडा नहीं रहता उसमें? अखंडानंद त्रिपाठी, तब मुन्ना भैया के पप्पा, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ हाँ, कालीन भैया का ही नाम रहता है, ठीक है। आगे बढ़े। पूरा मिर्जापुर तो मजा आ गया, लेकिन वो जो कालीन भैया के पिताजी के लिए जो रिस्पेक्ट था मन में, सब खत्म हो गया।
सीरियसली बता रहे, उनके लिए मतलब बचपन से जो मूवी देखते हैं उनके लिए एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट रहता था, सब रिस्पेक्ट को उड़ा लिए, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, बुढ़ऊ मतलब क्या बोले, ऐसा रोल किया है। टेंशन। अब सोचो, एगो वो बुढ़ा हो गया, एगो दूसरा बुढ़ा जो आपका यही आपका विवाह मूवी में जो लड़की का पप्पा बना होता है, ठीक है, आलोकनाथ, ठीक है। अब ये लोग वैसा रोल करने लगे तो फिर कैसा दिखेगा बताओ। मतलब इंसान का मतलब पता है, ट्रस्ट टूट जाएगा, विश्वास ही नहीं रहेगा किसी पे, ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, उस सब के लिए अमरीश पुरी अच्छा है। राजा मुराद, अमरीश पुरी सबको ले जाओ उधर। तो खैर आगे बढ़े। तो सब जब इंडिया से टूटा तो इंडिया में अब जो बात आया, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो रहा था कब, 15 अगस्त 1947, ठीक है, कब अलग हुआ, 15 अगस्त 1947, ठीक है। इससे लगभग 6 महीने लोगों को ये पता चलने लगा, 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे जब यहाँ पर अटैक किया गया, इंडियन आपका सोल्जर पे अटैक किया था पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, हम लोग को लग गया था कुछ ना कुछ होगा, हो गया नहीं, और क्या हुआ तो पूरी दुनिया जानता है, जानते हैं नहीं, #सर्जिकल स्ट्राइक, हाउ इज द जोश हुआ, ठीक है। तो 6 महीने पहले लोगों को लगने लगा कि होने वाला है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी था लोगों में, क्लियर। और उस टाइम ऐसा स्टेटस था कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले दोनों आपका मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूरा ये चीज़ समझ में आ चुका था कि आप दोनों हम लोग साथ नहीं रह सकते, दोनों बटिया। अब कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ वो आगे की स्टोरी में हम लोग धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि दोनों अलग हो गया, ठीक है। तो अलग हो गया तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का बात था, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन का बात था, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने का बात था, क्लियर। तो वहां पर एक आया था माउंटबेटन प्लान। क्या आया था, बोलो, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। माउंटबेटन प्लान दिया था किसके लिए, प्रिंसली स्टेट के लिए। किसके लिए दिया था, प्रिंसली स्टेट के लिए। क्या बोला, वैसा प्रिंसली स्टेट जो चाहता है इंडिया के साथ जुड़े तो इंडिया के साथ जुड़ जाए, जो चाहता है पाकिस्तान के साथ जुड़े पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, जो चाहता है इंडिपेंडेंस रहे, रिमेन इंडिपेंडेंस, तो अपना इंडिपेंडेंस भी रह सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस भी रहे, क्लियर। इसी को बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। इंडिया के साथ जुड़ना है, इंडिया के साथ जुड़ो, पाकिस्तान के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जुड़ो, और यदि आपको अलग रहना है अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो है एक बीमारी पैदा करके चला गया, उस टाइम का कोरोना वायरस था, क्लियर, समझ में आया, समझ में आ रहा बात। तो उस टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, टोटल जो था आपका 565 प्रिंसली स्टेट थे। कितने, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं, बोलो भैया, ठीक। तो टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे, 565। उसमें से किसी तरीके से देखो, आज तक जो पाकिस्तान जो होता है ना, पाकिस्तान किसी को कैसे मिलाता है पता है, किसी से कैसे बातचीत करता है, उसका जो नेगोशिएशन पावर है क्या पता है, बोलता है ना, एक ही चीज से वो लोग जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं मुस्लिम उम्मा, क्लियर। हम लोग सब मुस्लिम हैं, हम लोग सब साथ में रहेंगे, उसी में शिया सुन्नी का झगड़ा होगा, अहमदिया का झगड़ा होगा, लेकिन हम लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे, क्लियर। बेवकूफ़ बना के जोड़ने की कोशिश, इस तरीके से उन्होंने 13 प्रिंसली स्टेट को अपने साथ जोड़ लिया। कितना, ठीक है, किसके पास गया, इंडिया के पास तब कितना आया होगा, बोलो, 552, ठीक है। इस 552 को कहां पर मिला, ये इंडिया में। कहां मिला, इंडिया में। कितना प्रिंसली स्टेट, 552। इस 552 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, 3 लोग थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर, समझ में आया। दूसरे लोग जो थे वीपी मेनन, कौन थे? तीसरे जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। मिर्जापुर देखे हो ना, हम तो पढ़ा रहे हैं, वो भी सामने कैमरा चल रहा था, हम लॉर्ड बोल रहे हैं, नहीं तो ललित का जो फर्स्ट नेम रहता हम वो बोलते। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये तीन लोग मिलकर बनाए क्या, इंडिया को यूनिफाई किए। ठीक, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्लियर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिंपल सा रूल होता था, जैसे शिवाजी मूवी देखे हो, शिवाजी दी बॉस देखे हो ना? क्लियर। क्या बोलता है, जिसको मिलना है, बात करना, नेगोशिएशन करना, मेरे साथ कर लो, यदि यहां नहीं कर सकते ऑफिस रूम में मेरा वेट करो, है ना? और ऑफिस रूम में जाने के बाद क्या होता है पता है, सब आके साइन करने लगता है, कहता ही नहीं, बोलो। तो वैसे ही सरदार पटेल का हिसाब किताब था। सरदार पटेल का हिसाब किताब ऐसा था, देख भैया पेपर दिए हैं, लो साइन करो, गाजर खाओ। क्लियर, साइन करो, गाजर खाओ। और यदि साइन नहीं करे तो फिर सुस्वागतम, है ना? और स्वागत अलग अलग तरीके से किया जाता था। क्लियर। तो उन्होंने इस तरह स्वागत करा कर 549 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिला लिया, छोटा मोटा स्वागत करके। ठीक है, क्लियर। कितने प्रिंसली स्टेट को, उसमें से बाकी जो बचा कितना, 3। इसको बोलते प्रचंड हरामी। ठीक है, कितना बचा, 3। और ये 3 कौन कौन था पता है? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। कितना बचे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। हैदराबाद जो करेंटली आज आप पूरा आंध्र प्रदेश देख रहे हो, उस टाइम हैदराबाद हुआ करता था। जूनागढ़ आपका यदि गुजरात का देखोगे तो ये जो छोटा वाला ये वाला जो लोकेशन है ना, यहाँ पर कहीं पे जूनागढ़ है। क्लियर है, बात समझ रहे हो? इंडिया कुछ ऐसे ही तो बनता है ना। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो स्टेट है ना, यहाँ पर आपका गुजरात में जूनागढ़ है। क्लियर। जम्मू कश्मीर तो है ही अपना इंडिया का सर, है ना? तो ये 3 जो थे प्रचंड हरामी थे। ठीक है, ये जो बोल रहे थे, इनको भी वो वाला जो चूरन होता है ना, मुस्लिम वाला चूरन, ये इनको बहुत पसंद आया था। क्लियर। तो ये सीधा सीधी बोल रहे थे, हम तो मिलेंगे पाकिस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में। अब सोचो इंडिया का लोकेशन, यहां पर कहीं पर आंध्र प्रदेश है, ऐसे ही कहीं पे है। अब आप जहां पर भी हो, इस तरह से ही कहीं पे, कर्नाटका का इधर साइड में आता है। ठीक है, तो अब यहां पर जो आंध्र प्रदेश है, ये बोल रहा है हम किसके साथ मिलेंगे? उस टाइम हैदराबाद था, पाकिस्तान के साथ। इधर देखो, इधर है इंडिया, इधर है इंडिया, इधर है इंडिया, सब इंडिया, बीच में पाकिस्तान। मतलब एगो अकल थोड़ा सा होता तो ऐसे बोलता, चारों तरफ आइलैंड इंडिया का, बीच में पाकिस्तान, पानी पानी इंडिया का, बीच में पाकिस्तान, कैसा होता? तरस जाता वो लोग, है ना? हम कभी कभी सोचते हैं ना, हमको यदि मौका मिलता हम बोलते भैया तुम रहो, ठीक है, रहो, ठीक है। और उनके साथ मतलब डेली दिवाली होता ही नहीं, डेली सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, वो लोग लास्ट में ऑटोमेटिक बोलते तुम्हें वो आता चौपिता तुम्हें वो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा बात? तो ऐसा थे हैदराबाद। और हैदराबाद को आराम से उनका जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम, जब थोड़ा सा यहाँ पर इनको, जब आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाए, नहीं समझे, तो फिर स्वागत कराया गया। ठीक है, स्वागत करने के लिए कुछ नहीं करते थे, सुबह हम जाते थे, शाम में इंडियन आर्मी को भेज देते थे, जा स्वागत करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। और मैं बात कर रहा हूँ 47 का, 1947 से पहले का बात। उस टाइम यदि बात करूं, 1945 में क्या बना था? यूनाइटेड नेशन। कब बना था? और यहां पर माउंटबेटन प्लान बोल के गए हैं 3 लोग,
3 तरह का प्लान दिए, इंडिया के साथ मिलना मिलो, पाकिस्तान के साथ मिलना मिलो, इंडिपेंडेंस रहना रहो। ये बोल रहा है पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। यदि हम इंडियन आर्मी से कार्रवाई करा दें फिर क्या होगा? पूरी गलत होगा, यूएन में बात चल जाएगा और इंडिया जुम्मा 2 साल नहीं हुआ है, मरने वाला तय हो जाएगा बात। ठीक है, तो नहीं किया ऐसा। वल्लभ भाई पटेल थोड़ा तेज थे, हैं गुज्जू भाई ना समझ रहे, थोड़ा तेज थे। ठीक है, और इस लेवल के तेज थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी थे उनको पुलिस यूनिफॉर्म में भेजा। लॉ एंड ऑर्डर में इशू था, हाँ भैया भेज दी। ठीक है, और वहाँ पर जाके खूब कूटा है, इतना कूटा जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, वहाँ का निजाम भाग गया। क्लियर, निजाम भाग गया और उनके सेक्रेटरी जो थे उन्होंने इंडिया के साथ साइन कर लिया। क्या साइन करा? बोलो, बाहर में जाकर हल्ला ना करे, बोलो जाके। मूर्ख लोग कहाँ से आ जाते हैं लोग। ठीक है, इंडिया के साथ ऑपरेशन पोलो से जोड़ दिया। क्लियर है? तो हैदराबाद को कैसे जोड़ा गया? ऑपरेशन कैसे जोड़ा गया? क्लियर, ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ, इंडियन आर्मी पुलिस यूनिफॉर्म में गया, धोके आ गया, है ना, और हैदराबाद सुबह से लेकर रात तक में इंडिया का पार्ट बन गया। क्लियर है? बोलो। चलो, अब बात आया जूनागढ़ का। ठीक है, जूनागढ़ एक ऐसा एरिया था जहां का पॉपुलेशन जो था हिंदू डोमिनेटेड था, बट निजाम वाज ए मुस्लिम। जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड था, बट किंग वाज हिंदू। ठीक है, हिसाब किताब समझो। अब फिर से ये चूरन बिक गया यहाँ पर, मुस्लिम भाई बोलो। ठीक है, ये बोला आजा मेरे साथ मिल जा, बोला ये फिर इंडिया वाला हमको पकड़ के देने लगा। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उधर से पाकिस्तान वाला अपना आर्मी भेज दिए। ठीक है, पाकिस्तान वाला क्या किए, यदि वो आर्मी भेज दिए तो वल्लभ भाई पटेल को मौका मिल गया। तो मेरा टेरिटरी में कैसे, जूनागढ़ तो बाद में आ गया, पहले तो मेरा टेरिटरी में आ रहे हो। वहाँ पर दोनों के बीच में हो गया कन्फ्रंटेशन, और तब यहाँ पर जूनागढ़ में गए, सीधा सीधी एक बात बोलते हैं, तुमको जाना है ना, जा। जनता डिसाइड करेगा किसके साथ मिलना है। जनता क्या डिसाइड करेगा, किसके साथ मिलना है, इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना। जनता जो बोलेगा वही होगा। क्लियर, जनता जब वोट किया 90% लोग इंडिया के फेवर में वोट किया, एंड जूनागढ़ वाज मर्ज्ड विथ इंडिया थ्रू रेफरेंडम। कैसे मिलाया गया? रेफरेंडम मतलब जनता का वोट करा के। क्लियर, कैसे मिलाया गया? रेफरेंडम से। समझ में आया बात? हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। क्लियर है? कोई डाउट? बोलो, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, देखो ध्यान से। जम्मू एंड कश्मीर में मैं बता रहा हूं सिचुएशन उस टाइम क्या था। पॉपुलेशन वाज मेनली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स एंड किंग वाज महाराजा हरि सिंह। कौन थे? महाराजा हरि सिंह, ठीक है, किंग थे। और जैसे नाम से पता चल रहा है महाराजा, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं। जैसे राजा होता है उनको जनता से कोई मतलब नहीं, वो अपने ऐशो आराम की जिंदगी में खोए रहते थे। क्लियर, समझ में आ रहा बात? जैसे बोला था ना इंद्रदेव के बारे में, हर हमेशा परियों के बीच में रहना। ठीक है, तो वैसे ही ये था। ठीक है, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। ठीक, तो पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया पे अटैक कर दिया कि हमें 2 एरिया तो कब्जा कर लिया और हमको ये चाहिए ही चाहिए। और पाकिस्तान ऐसा था, एक तरफ इधर देखो, इधर है पाकिस्तान, इधर है बांग्लादेश, बीच में इंडिया, ऊपर में पप्पा को होके गुजरेगा चाइना, उसका पप्पा ही तो है ना, इधर से गुजरेगा। समझ रहे हो बात? क्लियर, बोलो। तो फिर वो चाहता था कि डायरेक्टली यदि हम ये सर को कब्जा कर ले तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे, और कर दिया अटैक। अटैक करते टाइम भी मतलब सोल्जर का वहां पर कोई मोरालिटी ही नहीं है, अटैक किया। ठीक है, इंडियन आर्मी भी था क्या, पाकिस्तान में मारा, कुछ किया, सीधा गया, ठोक के आ गया। वो लोग एरिया कब्जाने आया था, एरिया कब्जाने के साथ साथ मतलब एरिया भी कब्जा करता था, उस एरिया में जितने भी लड़की औरतें रहती थी सबका रेप करते हुए चल रहा था। जहां पर टाइम 1 घंटा लगना चाहिए वहां 3 घंटा लगा रहा था। 1 घंटे में एरिया कब्जा करो, आगे बढ़ो, तो वो अपना ऐशो आराम का जिंदगी भी खोज रहे थे। क्लियर,
तो एरिया कब्जा करने में उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि टाइम उनका कंज्यूम हो रहा था फालतू के कामों में ज़्यादा। क्लियर? डिमोटिवेट हो रहे थे, मतलब कि सही रास्ते से भटक चुके थे, है ना। तो ऐसा जैसे हुआ तो महाराजा हरि सिंह को खबर दिया गया आपके एरिया को कैप्चर कर रहा है धीरे धीरे आके। महाराजा हरि सिंह का नींद खुला। आप बोले पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, कहाँ है? इंडिया के पास। इंडिया को आके बोले देख भाई ऐसा हो रहा है, हमको बचा ले। जवाहरलाल नेहरू बोले ऐसा हम कैसे बचा सकते हैं, अभी अभी यूएन बना है, तुम तो हमारा पार्ट हो नहीं, तुमको हम कैसे बचा लें। वल्लभ भाई पटेल बोलते इसको जाने दो, इसको बहुत इंडिपेंडेंस रहना था, नहीं चाहिए, जाने दो इसको। ठीक है, क्लियर। तो बस एक ही बात रहा, तो फिर वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं यार बचा ले, ना होगा हमसे। ठीक है, उस टाइम एक थे शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला। बोला जाता ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना, बोला जाता है नहीं। क्लियर। तो ऐसे ही थे एक शेख अब्दुल्ला। क्लियर। इनको सिंपल सा कहना था कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंस रहेगा, और महाराजा हरि सिंह का तो कुछ था नहीं, वो जिंदगी में अपना ऐश्वर्य में लगे रहते थे। तो पहले बोले कि इंडिपेंडेंस करा लेते हैं, उसके बाद महाराजा हरि सिंह को निपटा देंगे, फिर जम्मू कश्मीर हमारा होगा। क्लियर। ये माइंडसेट के साथ थे। लेकिन ये थे, एक चीज था कि कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे, ये बहुत क्लियर थे। इंडिया के साथ मिले ना मिले, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो नहीं मिलेंगे, ये 100% क्लियर थे वो। और नेहरू जी के एक फ्रेंड भी थे ये। क्लियर। लेकिन थे, इनके माइंड का माइंडसेट क्या था, जम्मू कश्मीर मेरा होगा। क्लियर। इनको तो ये पूरा एक नंबर के थे एकदम, जिसको बोलते हैं ना LOL, समझ रहे हो ना, उस टाइप के थे ये पूरा। क्लियर। कंप्लीटली थे उसी तरीके से, समझ में आया बात। तो महाराजा हरि सिंह का तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ कि चलो आप लिखो कि तुम भारत में मिल रहे हो, तो महाराजा हरि सिंह ने क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बोलो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। जूनागढ़ रेफरेंडम से, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो से, है ना। जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, हैदराबाद, जूनागढ़ रेफरेंडम से। क्लियर है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के मिला लिए, लेकिन इस शेख अब्दुल्ला जो थे थोड़ा तेज थे। ठीक है। इन्होंने एक कंडीशन ऐड कर दिया, बोला नहीं हम इंडिया में मिलेंगे, लेकिन इंडिया का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है। अब वहां पर इंडिया को क्या था, पहले इंडिया में मिल तो जाओ, फिर दिखाएंगे इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, पहले मिल तो जाओ। क्लियर। तो इंडिया में जोड़ दिया, और क्या लिखा गया? आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी प्रोविजन, है ना। क्या ऐड करा दिया ये? आर्टिकल 370। और उस टाइम के हमारा लेजिस्लेचर बोले कोई बात नहीं, आर्टिकल 1 ही पढ़ा नहीं अच्छे से, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आर्टिकल 370 जोड़ो, लेकिन आर्टिकल 1 तो कोई छीनेगा नहीं, है ना। 370 है, आर्टिकल 1 को कोई टेंशन देगा? आर्टिकल 1 क्या बोले? इंडिया इज, एक बार जुटो फिर बताएंगे, है ना। जोड़ लिए। क्लियर। और जोड़ लिए, उसके बाद बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, यहां पर डुअल सिटीजनशिप रहेगा। ठीक है भैया, जोड़ ले। प्रेसिडेंट साइन करवा दिए 35A, डुअल सिटीजनशिप। आपको जम्मू कश्मीर का अपना सिटीजनशिप, इंडिया का अपना सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, कोई बात नहीं, 35A भी साइन करा लिए। ठीक। उस टाइम कर तो लिए। क्लियर। एक गुज्जू भाई इतना करके गए, फिर आगे दूसरा गुज्जू भाई, कौन? PM नरेंद्र मोदी, और इनका मोटा भाई, दो गुज्जू भाई साथ में मिले। उस टाइम तो एक थे, अभी दो मिल गए। ठीक है। तो इनको याद था वो बात, एक गुज्जू भाई के साथ क्या हुआ था। ससुरा यहाँ पर 370 ऐड कराया, 35 ऐड कराया, रुको बताते। ठीक है। बस वो दिन था 2019 में, नवंबर का महीना था, और फिर क्या हुआ पूरा दुनिया जानता है। 370 and 35A was abrogated and India, Jammu Kashmir became integral part of India. There is no special status remained for Jammu and Kashmir. Clear? समझ में आया? आई थिंक 5 था ना, कुछ ऐसे डेट था।
ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, 2019 का घटना था ये, क्लियर है। वो डेट वेट नहीं पूछे कभी, जो पूछेगा हम बताते जा रहे हैं, क्लियर। कॉपी से बाहर कुछ नहीं रहेगा, जितना बता रहे हैं उतना ही रहेगा, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गया? समझ में आया? बोलो तो जल्दी से बोलो, जूनागढ़ को कैसे मिला है? हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और सब आकर इंडिया में मिल गए, है ना। थोड़ा सा एक बार टाइम देख लूँ कितना, क्यों टाइम का थोड़ा कमी है मेरे पास। हो गया यहाँ तक? बोलो, ठीक। तो इंडिया में टोटल कितना प्रिंसली स्टेट मिल गए? 552। पाकिस्तान में 3 को प्रचंड हरामी, कौन कौन? ठीक है। और उस प्रचंड हरामी हैदराबाद ऐसा था हरामी, उस टाइम जो हैदराबाद में पार्टी था उस टाइम भी ओवैसी वाला ही पार्टी जिंदा था। एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग अटेंड नहीं करा, बोला तुम हमको जबरदस्ती मिलाए हो, नहीं अटेंड करेंगे, जा। एक भी अटेंड नहीं किया, ठीक है, मतलब मत करो। और अभी ओवैसी उसी पार्टी का है, क्लियर। आज जो ओवैसी जिस पार्टी का उसी पार्टी का, बोला नहीं अटेंड करेंगे, मत करो, जाओ, क्लियर। समझ में आया बात? आप बोलो, इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट मिल गए, ब्रिटिश प्रोविंस था, सब मिलाकर इंडिया में मिला जुलाकर उस टाइम 4 स्टेट बना, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया समझ में आया? इंडिया को यूनिफाई कैसे किया गया? कौन कौन किए? कौन कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इंडिया यूनिफाई हो गया। अब इंडिया में बचा कि चलो अब स्टेट बनाते हैं। तो इंडिया में जो यूनिफाई होने के बाद स्टेट बना था, 4 स्टेट था, ABCD। क्या मस्त स्टेट था, है ना। क्या स्टेट था? ABCD, है ना। बचपन में पढ़े हो ना पोएम, ABCD कहाँ गई थी, कुत्ते की झोपड़ी में सो रही थी, मम्मी ने मारी एक चप्पल, घर जाके रो रही थी, है ना। पढ़े हो कि नहीं? नहीं सुने हो? डूब मरो, कुछ जानते ही नहीं तुम। हट, आलू का चालू बेटा, अच्छा। तो देखो, आलू का A, चालू, चालू, C आ गया, बेटा सब आ जाएगा। पोएम वही ABCD पे ही पोएम चलता है बचपन में, और है क्या, जेड पे पोएम बनाएगा। आज तक भी आपको जेड पे वर्ड याद नहीं है 5 से ज्यादा, है ना। ABCD पे सब चलता ही है। हो गया? चलो भाई, हम बचपन में आलू का चालू बेटा नहीं पढ़े थे, मेरे को दीदी की बेटी पढ़ाई, ठीक है। मेरी एक भांजी है, वो मुझे बताए, मामा जी जानते हैं आलू का चालू बेटा कहाँ गई थी, जानते हैं पोएम? बोले क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक। अब देखो 4 स्टेट था, कौन कौन? ए ऐसा स्टेट था जो ब्रिटिश प्रोविंस था, क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। क्या हो गया? भूकंप। रुक जा रुक जा रुक जा, दूसरा पेन लगा लो, ठीक है। ये क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस। बी प्रिंसली स्टेट। सी कमिश्नरेट। डी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलो ना भैया, खुश। देखो ध्यान से सुनो, देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, उनका मेन मोटो क्या था? इस सोने की चिड़िया कही जाने वाले धरती को लूट के खा जाओ। भारत को सोने का चिड़िया ही तो बोला जाता है ना। इसको लूट के खा जाओ, क्लियर? समझ में आया बात? लूट के खा जाओ, समझ में आया? तो इंडिया को आराम से लूटने पे उनका कब्जा था। और जब लूट रहे थे तो वो क्या चीज पे ध्यान रखेंगे? अपना लूटने पे ना, देश को बनाने में। सिंपल सा बात है। तो लूटपाट मचा हुआ था। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम उसी एरिया को कब्जा करके रखते थे जिस एरिया में उनको डर था कि मेरे अगेंस्ट यदि कब्जा ना करें तो ये लोग तुरंत एकदम हवा बना के हमको मार देगा, ठीक है, भगने पे मजबूर कर देगा। वैसे एरिया को अपने कैप्चर में, अपने एरिया में कब्जा करके रखे थे, क्लियर है? समझ में आया बात? दूसरा, प्रिंसली स्टेट का बात करें। प्रिंसली स्टेट ऐसा स्टेट था जो कि कुछ ऐसे राजा थे जो चापलूस थे। किसका? ब्रिटिशर्स का। तुम ही हो महामहिम, और कोई नहीं, है ना। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे प्रिंसली स्टेट मतलब ऐसा एकदम जो होता है ना, एकदम जिसको बोलते हैं, क्या बोलो, नहीं चापलूसी तो मतलब हो गया दूसरा चीज, जिसको बोलते हैं बुड़बक, है ना, उस टाइप का लोग, क्लियर? ठीक है।
हाँ वही बुड़बक, ठीक है। उस टाइप का लोग को, प्रिंसली स्टेट को, वहां पे कुछ टेंशन नहीं था, भैया तुम ही रूल करो लेकिन तुम मेरे को इतना पैसा पहुंचाओगे पर महीना, तुमको हम सिक्योरिटी देंगे। उस टाइप के लोग को प्रिंसली स्टेट बना दिया। अब देखो कुछ ऐसा एरिया था, पूरा स्टेट को कब्जा करने से बेटर था कि वहां का कुछ पर्टिकुलर एरिया कब्जा कर लो। जैसे उड़ीसा में यदि कोई कब्जा करेगा, पूरा उड़ीसा कब्जा करना ज़्यादा मुश्किल होगा, या फिर उसको पैसा कमाने की वजह से यदि करना तो आराम से भुवनेश्वर कर लो, कटक कर लो, राउरकेला कर लो, बालेश्वर कर लो, खत्म। समझ रहे हो बात को? पूरा स्टेट को कब्जा क्यों करने जाए, जो है सब तो इधर ही है, उसे भी थोड़ा मन किया अनुकूल तालचेर कर लो, और क्या बचा। समझ में आ रहा बात? क्लियर? तो इसी तरीके के एरिया को, पॉकेट एरिया को कैप्चर जो करते थे, वहां पर पूरा एरिया पे रूल नहीं बनाता था। कहां पर बनाता था? कमिश्नरेट में बनाता था, जो कहां पर गया? सी में। और डी में यूनियन टेरिटरी। उस टाइम एक ही यूनियन टेरिटरी था, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, क्या था? अंडमान एंड निकोबार। नोट इट डाउन, जल्दी से लिखिए। अंडमान एंड निकोबार लिखिए जल्दी से। अब हमारा एक टॉपिक रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बोलो दोस्त, ठीक? कोई डाउट तो नहीं? चलो नेक्स्ट टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये तो हमें एबीसीडी के फॉर्म में मिल गया, अब उसे हमें अरेंज भी करना था। क्लियर है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, क्लियर? बात समझ में आया? बोलो भाइयों बहनों। चलो, तो सबसे पहले बात मुझे समझाइएगा, अब इससे ज़्यादा मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगा, बात को यहीं पे सम अप करके कंक्लूड करूंगा। ठीक है? गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? बोलो जल्दी से। जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, कलेक्टिवली नॉन एज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन? कौन कौन? जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, सब आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं, कोई सुपीरियर होता है? बोलो। सब आपस में चेक एंड बैलेंस करता है, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, तो सब आपस में चेक एंड बैलेंस कर लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइएगा कि अब हम लोग जो पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किए थे, हाँ या ना? उसमें कितने पार्ट होते हैं? 22। कितने आर्टिकल? आर्टिकल 395। कितने? शेड्यूल कितना? 12। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल? 10, है ना? क्लियर? इंडियन इट्स टेरिटरी 1। क्लियर? तो ये सब चीज आपको 12 के 12 शेड्यूल याद रखना है। अब हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे थे, कौन सा पार्ट? पार्ट 1, नाम क्या था? यूनियन इट्स टेरिटरी। आर्टिकल कहां से कहां तक? 1 to 4। स्टेट कितना टाइप का? स्ट्रॉन्ग कौन सा? मॉडरेट, फेडरेशन, वीक, कॉन्फेडरेशन, है ना? आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यस और नो? मतलब कोई इंडिया से अलग होना चाहे हो पाएगा? नहीं। तो इसको जब 370 से मिलाया था जम्मू कश्मीर को, क्या लगा था? कोई बात नहीं, हम बाद में मिल ही जाएंगे, हमारे पास तो स्पेशल स्टेटस है। रातों रात कहाँ चलिए पता ही नहीं चला, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 2, पार्लियामेंट बाहर के एरिया को अंदर में मिला ले, कोई नहीं बोलेगा। आर्टिकल 3, अंदर में कच्चा बादाम खाओ बैठ के, है ना? चलो, आर्टिकल 4, धमकी, है ना? खत्म हो गया। चलो, उसके बाद इंडिया में प्रिंसली स्टेट को मिलाना था, किसको किसको मिलाया? कितना था? 565। तेरे कहाँ गया? इंडिया में कितना आया? उसमें से 3 प्रचंड हरामी। जम्मू कश्मीर को कैसे मिला है? जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, अच्छा, हैदराबाद, जूनागढ़। उसके बाद कितना स्टेट बना? 4। कौन कौन? ABCD। यूनियन टेरिटरी किसमें आ रहा है? ब्रिटिश प्रोविंस, कमिश्नरेट, और आपका जो चाटुकार B, है ना? समझ में आ गया?
आज पाए एतिकी थाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली स्टेट का क्लासिफिकेशन क्या था अपने पास, ABCD था या नहीं? बोलो, जल्दी से बोला जाए। ए में कौन थे? ब्रिटिश प्रोविंस, बी में प्रिंसली स्टेट, सी में कमिश्नरेट, डी में यूनियन टेरिटरी। तो टोटल ए में कितना आपके ब्रिटिश प्रोविंस थे? बी में, सी में, डी में 1। क्लियर? तो ये जो आपका टोटल ABCD मिलकर जो स्टेट का क्लासिफिकेशन था इंडिया के लिए, अच्छा था या बुरा था? अच्छा तो नहीं था, है ना? तो इसको अच्छा बनाने के लिए 1948 में एक कमिटी बना। 1948 में एक कमिटी बना, उसका कमिटी का नाम था SK धर कमीशन। क्या नाम था? SK धर कमीशन। क्लियर? क्या नाम था? SK धर कमीशन। कब बना? 1948 में। और ये कमीशन जो बना, ये सिंपल सा अपना रिपोर्ट 1949 में अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में बोला कि स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या नहीं हो सकता है? स्टेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट नहीं बना सकते। क्लियर? अब देखो, आपके पास डिवाइड, आप डिस्टिंग्विश कैसे करो लोगों के बीच में? कल्चर के बेसिस पे कर सकते हो, ट्रेडिशन, उनका आपका लिविंग स्टाइल, उनका टॉकिंग स्टाइल, सबसे जो कॉमन चीज होता है, ये सब चीज कॉमन होता है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज से आप लोगों को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा रीजन से है। जैसे आप कटक का लैंग्वेज को बोलना है, आराम से बोल दीजिए। एक सेंटेंस में 10 बार एडजेक्टिव एडवर्ब यूज होना चाहिए, है ना? एडजेक्टिव एडवर्ब समझ ही रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब कम से कम 10 बार यूज होगा तो आप समझ जाएंगे कटक में, है ना? क्लियर? और यदि यूज नहीं हो मतलब आप कटक में नहीं है, सिंपल सा बात। और एडजेक्टिव एडवर्ब वो भी मतलब क्या, माँ बहन वाला, ठीक है? क्लियर? और वो एडजेक्टिव एडवर्ब यदि आपका खुद पे बदलने लगे तो समझ जाइए पूरी में, है ना? आपका खुद के ऊपर में एडजेक्टिव एडवर्ब आने लगे, ठीक है? समझ जाइए पूरी में, है ना? जीपी टाइप वाला थिंग, है ना? समझ रहे हो ना? क्लियर? तो अब आप यदि गाली भी दे रहा है लेकिन आपको प्यार से फील हो कि यार प्यार से बोल रहा है, समझ जाइए आप कल्चर में, है ना? बोलो, ठीक है? तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन से रीजन से हैं। क्लियर? तो इसीलिए सबसे कन्वीनियंट जो लोगों के लिए था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें पता चले और हम लोग आपस में आराम से अपने आप को डिवाइड कर लें और हमारे लिए आसान हो जाए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा स्टेट यदि ABCD बनाकर चले तो हमारे लिए मेंटेन करने में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इशू रहता था। इस वजह से हम लोग सोचे कि इसको शॉर्ट किया जाए। क्लियर? तो SK धर कमीशन ने सीधा सीधी बोला नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ तो गलत है। क्लियर? तो 1948 में एक और कमीशन बना, एक और कमिटी बना। उस कमिटी का नाम क्या था? JVP कमिटी। क्या नाम था? JVP कमेटी। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन थे? JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है? क्लियर है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया was the most important person in the formation of Congress and he is also known as historian of Congress। ठीक है? कांग्रेस का इतिहासकार भी उनको बोला जाता है। ठीक है? जब आप A.O. ह्यूम से जो रिलेटेड बात पढ़ोगे, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया के बारे में बहुत सारे डिटेल्स पढ़ेंगे हिस्ट्री में। क्लियर है? तो ये 3 लोग मिलकर कमेटी जो बनाए थे, कौन कौन थे उसमें? बोलो जल्दी से। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। तीनों लोग मिलकर क्या बोले? SK धर जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, हम उनके साथ हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट बनना ही नहीं चाहिए। यदि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना तो ये तो गलत होगा। ठीक है?
इन लोगों ने भी लैंग्वेज को बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बोलो नहीं बनना चाहिए। क्लियर? लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनना चाहिए। कौन कौन कमिटी बोल दिया? एसके धर कमिटी एंड जेवीपी कमिटी, 2 लोग बना कर दिया, बोला नहीं बनेगा। ठीक, और ठीक उसी टाइम आपका आंध्र प्रदेश में उस टाइम बड़ा ही बोला जाए तो आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट के लिए डिमांड उठ रहा था साउथ में। क्लियर? बोला जा रहा था तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक स्टेट होना चाहिए, डिमांड उठा था। क्लियर? तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए, एक आंध्र प्रदेश नाम का स्टेट होना चाहिए। क्या था? डिमांड था। क्लियर? क्या चीज के बेसिस पे डिमांड था? लैंग्वेज के बेसिस पे। और 2 कमिटी पहले ही बोल चुका है कि लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट नहीं बनाएंगे। क्लियर? अब सरकार से आप कुछ डिमांड करो, सरकार आपका बात ना माने तो आप क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो हम लोग गांधी वाले समाज से आते हैं, ठीक है? तो एक लीडर थे, कांग्रेस का ही लीडर थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। पोट्टी श्रीरामुल्लू। इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक है? भूख हड़ताल, जब तक मेरा बात नहीं माना जाएगा तब तक हम भूखे रहेंगे। ठीक है? भूखे रहने का मतलब है लिटरली भूखे रहेंगे। पानी पी सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन भूखे रहेंगे। क्लियर? खाएंगे नहीं कुछ। ठीक है? अब हंस क्या रहो? 1948 में कौन सा उस टाइम क्या होगा सोचो ना। उस टाइम कौन सा आपका एनर्जी ड्रिंक मतलब रेडबुल टाइप का चीज जिंदा होगा? था? बोलो ना। ही स्टिंग था ना ही रेडबुल था। गरीब आदमी वाला रेडबुल है क्या? स्टिंग है ना। नींबू पानी, नींबूज। ठीक है? तो पोट्टी श्रीरामुल्लू बेचारा जिंदा रहे 56 डेज तक। ठीक है? भूखे प्यासे 56 डेज तक जिंदा रहे। उनके बाद श्री राम जी के प्यारे हो गए। ठीक है? श्री राम जी के प्यारे हो गए। समझ में आया बात? ठीक है? और जब श्री राम जी के प्यारे हो गए तो लोगों में इसका गुस्सा भड़क उठा। हमारा लीडर को मर गया और गवर्नमेंट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हमारा लीडर डिमांड कर रहा था, गवर्नमेंट उस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है? तो फिर क्या होगा? लोगों में गुस्सा यदि पूरा हाई लेवल पे गुस्सा का तूफान आ जाए तो क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले जो हो रहा था अग्निवीर स्कीम से रिलेटेड जो हो रहा था, है ना, लाठीचार्ज तो पुलिस वाला करेगा, वो तो रिएक्शन होगा। एक्शन क्या होगा? ठीक है? एकदम तोड़ फोड़ रोड पे आके जो मिले सबको जला दो, ये करो वो करो, है ना। इस लेवल का मतलब पब्लिक का गुस्सा बड़ा पागल होता है ना। पब्लिक उसी लेवल के गुस्सा में आ गए थे। वो भी साउथ का पब्लिक गुस्सा करे समझते हो ना। ठीक है? एकदम कचिया उचिया निकाल के गर्दन काट देंगे सीधा। ठीक है? वो जो रहता है ना नारियल काटने वाला, उसे सीधा गर्दन काट देंगे। उस लेवल का गुस्सा देखियो ना मूवी में। ठीक है? उस तरह से सभी लोग करने लगे। तो नेहरू जी उस टाइम थोड़ा सा बोले, झुक गए, बोले ठीक आप लोग का ये डिमांड है तो चलो माना। और आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट which was formed on the basis of language. Note it down. समझ में आया? बोला जाए तो आपका बनकर तैयार हो गया क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या बन गया? फर्स्ट स्टेट formed on the basis of लैंग्वेज। और जब एक स्टेट को मिल गया ये बात, एक रास्ता दिखा, उम्मीद का किरण झलका कि ऐसा करने से कुछ होता है, दूसरा स्टेट शांत बैठेगा? बोलो। दूसरा स्टेट भी डिमांड किया, तीसरा स्टेट भी डिमांड किया, चौथा स्टेट भी डिमांड किया, ये डिमांड चलते रहा। और 48 से लेकर 53 तक ये डिमांड खूब दौड़ा, अपने तूफान पे था कि नहीं हमको भी अपना स्टेट बनाओ, हमारा लैंग्वेज को अपना स्टेट बनाओ। इस तरीके से बात चलते रहा। क्लियर? तो नेहरू जी पूरा तबाह हो गए, आपस में परेशान हो गए, बोले ये तो बहुत गलत हो गया हमारे साथ, है ना। चाहे थे कुछ और, हो गया कुछ और। तो 1953 में एक कमिटी बना, उस कमीशन का नाम था फैजल अली कमीशन। ठीक है?
और ये वही फैजल अली कमीशन, इस टाइप का आप समझ सकते हैं, गैंग ऑफ वासेपुर वाले। ठीक है, ठीक है, बाप का, भाई का, चाचा का, सबका बदला लेगा, है ना फैजल, समझ रहे? क्लियर? बाप का, भाई का, दादा का मतलब मेरा वही एस के धर का, जेवीपी का, सबका बदला लेगा। ठीक है, क्लियर? और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में ला दिया और रिपोर्ट में बोला गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन सकता है। क्या बोला? स्टेट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना? तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन सकता है। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना कोई गलत नहीं है, बन सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन डाल दिया। कंडीशन क्या डाला? कि आप ऐसा नहीं कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का डिमांड करने लगना। समझ में आया? एक लैंग्वेज वन स्टेट, ऐसा नहीं चलेगा। आप सोचो वहाँ यदि ऐसा होता तो उड़ीसा में ही कितना सारा स्टेट होता। बात समझ रहे? कटक वाले बोलते हम तो दूसरा टाइप का गाली देते हमारा अलग स्टेट बना, है ना? पूरी वाले बोलते हम दूसरा टाइप का गाली देते हमारा स्टेट बना। तो ऐसा नहीं चलेगा। लैंग्वेज का मतलब भाषा, और भाषा को उड़िया में तो कुछ और बोलते हैं, है ना? बात समझ रहे ना? इसलिए मैं बोला ऐसा। क्लियर? बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं चलेगा, वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला पॉलिसी नहीं रहेगा। दूसरा चीज, जहां पर भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, स्टेट बनाएगा, यूनियन टेरिटरी बनाएगा, वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपका डिमांड के बेसिस पे नहीं चलेगा। नहीं तो जैसे जम्मू कश्मीर बोलता है हम तो अलग सा देश ही बनाएंगे, बना देगा बोलो, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मन क्या, नहीं इसको यूनियन टेरिटरी में ब्रेक कर दो, कर दिया ना, पूछने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपका स्ट्रेटेजिकल लोकेशन रहेगा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगा वही होगा। क्यों? आर्टिकल 1 जिंदा है। क्या बोलता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना? ठीक है, वहां पर कोई तोड़फोड़ वाला सिस्टम अवेलेबल नहीं है ना? समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाइए, लेकिन एक लैंग्वेज एक स्टेट का डिमांड मत करने लगा। दूसरा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा, आपका स्टेट के डिमांड के चक्कर में कभी भी इंडिया का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कभी भी हैम्पर ना होने लगे। स्टेट बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका यूनिटी और इंटीग्रिटी हैम्पर होने लगे। कैसे? अब मान लीजिए उड़ीसा एक स्टेट बना, उड़ीसा स्टेट बनना ठीक है, उड़िया लैंग्वेज पे आपने स्टेट डिमांड किया, आपका बना, ठीक है, 1936 में बना था, है ना? तो आपका स्टेट बनना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट का बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि इस स्टेट में वही रहेगा जिसको उड़िया आता है। लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर। क्लियर? ना ही वहाँ के गवर्नमेंट, ना ही वहाँ के पब्लिक कोई भी इस बेसिस पे कभी भी क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इसको ये लैंग्वेज नहीं आता। क्लियर? बात समझ में आए? तो ये सब फैजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन था। क्लियर? तो 1956 में जब फैजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन आया तो इन्होंने कुछ बहुत मतलब जो उस टाइम का प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज था उनके बेसिस पे रिकमेंड किया। इंडिया में 14 स्टेट्स, कितना? 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। क्लियर? 14 स्टेट बनाओ एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाओ। क्लियर? इतना का रिकमेंडेशन किया किसने? फैजल अली कमीशन ने। क्लियर? तो कितना स्टेट बनकर तैयार हुआ? 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी का रिकमेंडेशन किया था। लेकिन जब तक ये चीज आपका कानून में ना आ जाए ये बात को एक्सेप्ट करेगा? ये क्या था? एक रिकमेंडेशन था, वो भी कौन? एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ के जनता क्यों मानी इनका बात? जनता कभी बात नहीं मानते, जनता मानते वही जो संविधान में लिखा होगा। रिकमेंडेशन से दुनिया नहीं चलता। ठीक है, लॉ बनाओ फिर बात करेंगे। क्लियर है? तो इस रिकमेंडेशन को लेकर 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और इन्होंने फैजल अली कमीशन के बातों को मान लिया। ठीक है, फैजल अली कमीशन के बातों को मान लिया। क्लियर? और हमारा संविधान में ऐड हो गया। कौन सा अमेंडमेंट से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इस अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात ऐड हो गया। क्लियर? और हमारे इंडिया में टोटल कितना स्टेट बन गया?
14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। आज कितना स्टेट है? 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी। क्लियर? तो ये सब चीज़ बदलते रहता है, घटते बढ़ते रहता है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन इनिशियली क्या था? ABCD। बाद में क्या हुआ? 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी। ये चीज़ हमें माइंड में रखना है। कौन से एक्ट से हुआ ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब 1956 से कहानी हुआ। अब आगे बढ़े, बोला जाए? नोट कर चुके हैं यहाँ तक? जल्दी से, हर एक लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं जिनको समझ में नहीं आ रहा? सच बोलना, कलम का कसम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे झूठ नहीं बोल रही ना? आप दोनों को डबलेट समझ में आ रहा है? पीछे बोल रहे हैं डबलेट को। आप लोग डबलेट हैं? ठीक है, यहाँ पर 4 हैं, ऑमलेट बन गए आप लोग, है ना? हो गया? सॉरी 4 नहीं 5 हैं। बीच में प्रीति की बहन बैठी है ना? आगे बढ़े। यूनियन टेरिटरी ऐसा होता है जहां पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा, वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रोल करेगा। जैसे ओडिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। लेकिन अंडमान निकोबार में बात करें, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वहां नहीं है। वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से काम करेगा। क्लियर? समझ में आया बात? आगे बढ़े, बोलो। ठीक, तो यहां तक आपका बात हो गया। कोई दिक्कत है? बोला जाए। अब आपका इंडिया में उस टाइम तक 56 में कितना स्टेट बन के तैयार हो गया? 14 स्टेट। कितना यूनियन टेरिटरी? 6 यूनियन टेरिटरी। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। किसके रिकमेंडेशन पे? फैजल अली कमीशन। क्लियर है? तो अब उसके बाद मामला ठीक ठाक रहा, लेकिन एक ऐसा स्टेट था जो बहुत टेंशन दे रहा था। ठीक है? ठीक है? पेप्सू बहुत टेंशन क्रिएट कर रहा था इंडिया में। इतना टेंशन दे रहा था जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका फैजल अली कमीशन भी इसका जवाब नहीं दे पाया था, इतना टेंशन था इस स्टेट में। ठीक है? और पेप्सू का मतलब समझ रहे? क्या नाम था? पटियाला, पटियाला पेग नहीं बोल देना, पटियाला एंड पंजाब स्टेट ऑफ। देखो इसके पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा था। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ना, पंजाब का कुछ पार्ट, जैसे आप जाओगे अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर, ठीक है, पंजाब का पार्ट। क्लियर? कुछ पंजाब इंडिया में रह गया, कुछ पंजाब पाकिस्तान में चल गया। तो ईस्ट पंजाब इंडिया के पास था, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास, इसलिए वहां पर नाम था ईस्ट पंजाब। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? बात कोई दिक्कत? अच्छा, तो जब आपका ये पेप्सू स्टेट था, यहां पर आपस में बहुत टेंशन था। क्लियर? और इस टेंशन को हल करने के लिए 1966 में एक कमेटी बना। उस कमीशन का नाम था शाह कमीशन। शाह कमीशन। ठीक है? 1966। ठीक है? फैजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन के बाद में। क्लियर है? क्या बना? शाह कमीशन। ठीक है? और यहाँ का टेंशन को कैटेगराइज किया। टेंशन क्या क्या है? ठीक है? टेंशन उन्होंने कैटेगराइज किया कि कुछ ऐसा जगह है जहां पर प्रीडोमिनेंटली खाली हिंदी बोला जाता है। ठीक है? कुछ ऐसा रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोला जाता है। कुछ ऐसा है जहां पर हिली एरिया है, जहां पर पहाड़ी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है? हिली एरियाज है जहां पर कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? आपका, जिसको पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? और कुछ ऐसा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है? 4 तरीके का प्रॉब्लम में कैटेगराइज किया गया। कुछ ऐसा रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाता है?
जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिली लैंग्वेज, आपका जैसे पहाड़ी लैंग्वेज बोला जाता है माउंटेनियर एरिया में, और कुछ एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, बोलता है मेरा भी है, मेरा भी, हिंदी वाला बोलता है मेरा, पंजाबी वाला बोलता है मेरा है। क्लियर? डिस्प्यूट चलते रहता है। ठीक है, तो शाह कमीशन ने बोला जो हिंदी बोलने वाला है उसको अलग कर दो, पंजाबी बोलने वाले को अलग कर दो, पहाड़ी बोलने वाले को अलग कर दो, डिस्प्यूटेड टेरिटरी को क्या बना दो, यूनियन टेरिटरी बना दो। ठीक, तो हिंदी बोलने वाला जो था वो बन गया हरियाणा। क्या बन गया? पंजाबी बोलने वाला पंजाब, हिली एरियाज हिमाचल प्रदेश, और डिस्प्यूटेड एरिया चंडीगढ़। एक मिनट, जो आपका बन गया यूटी, और हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल है ना? कोई दिक्कत बोला जाए तो ये जो पेप्सू स्टेट है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है। फर्स्ट स्टेट इंडिया का पहला स्टेट जहां पर आपका स्टेट इमरजेंसी लगा था, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर स्टेट इमरजेंसी वाज, स्टेट इमरजेंसी फर्स्ट टाइम कहां पर लगा था? पेप्सू में। स्टेट इमरजेंसी मतलब समझते हो? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। क्लियर? प्रेसिडेंट रूल नाम का कोई शब्द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वहां पर लिखा जाता है स्टेट इमरजेंसी। क्लियर? किस में लगा था? पेप्सू में। यही सब रीजन था, आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते थे। क्लियर? बात समझ में आ गया? लिख लिए? बोला जाए। और इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, थोड़ा जल्दी से आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया इज स्टेट कितना टाइप का? क्या क्या? कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। आर्टिकल 2 फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिला लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आर्टिकल 3 आपस में तोड़फोड़ करते रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आर्टिकल 4 कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेयर करेगा तो फुटे ही दबा, है ना? आगे बढ़े, बोलो। आर्टिकल 4 तक गया। अब आर्टिकल 4 तक जाने के बाद अब इंडिया को यूनिफाई करने की जरूरत था, एक साथ लाने की जरूरत था। कितना प्रिंसली स्टेट था? 13 कहाँ गया? इंडिया में कितना आया? 552 आराम से आ गया था। 3 हरामी था, कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद कैसे आया? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जूनागढ़ रेफरेंडम, और आपका जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना? ऐड हो गया। उसके बाद जब आप सब आपस में मिल गया तब क्या था? स्टेट को कितने पार्ट में बांटा गया? 4 कैटेगरी। क्या क्या? ए में कौन? ब्रिटिश, बी में प्रिंसली स्टेट, सी में कमिश्नरेट, डी में यूनियन टेरिटरी, है ना? ठीक है, यूटी। और उस टाइम एक ही यूटी था, कौन? अंडमान निकोबार। क्लियर? अब एबीसीडी वाला जो आपका कैटेगराइजेशन था इंडिया के लिए सही तो नहीं था, तो उसको हम लोग ने रीऑर्गेनाइज किया और डिफरेंट कमिटीज बनाया। ठीक है, और सारे कमिटीज को बोला जाता है एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी। ठीक है, अलग अलग बनाया। पहला क्या था? कब बना? 1948। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? लैंग्वेज के बेसिस पे मत बनाओ, नुकसान करेगा। दूसरा कौन था? नाम बताओ तीनों का। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। उन्होंने क्या बोला? सेम बात बोला, स्टेट के बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट ना बनाओ, यदि बनाओगे तो पंगा होगा, है ना? तीसरा फैजल अली कमीशन, क्या बोला? बना दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ कंडीशन रख दिया। कंडीशन क्या क्या रखा? 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं चलेगा, इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी का ध्यान रखोगे, जहां पर भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहेगा कौन डिसीजन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, तीसरा बात हो गया आपका। तो इसके बेसिस पे टोटल कितना स्टेट बना, रिकमेंड किया था? 14 स्टेट। और तो ये चीज इंप्लीमेंट होने में कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा?
7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 और उसके बाद हमारे इंडिया में 14 स्टेट का फॉर्मेशन हो गया एंड 6 यूनियन टेरिटरी, है ना। करेंटली कितना स्टेट, कितना यूनियन टेरिटरी, 8। क्लियर। अभी हमारे पास 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है। अब जो आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना उसके लिए अलग अलग कहानी जो जो भी था। लास्ट में वो टेंशन दे रहा था कौन, पेप्सू। पेप्सू को हमने पेप्सी पिला दिया, है ना। कौन सा कमीशन पिलाया, पेप्सी, शाह कमीशन। कब बना था और क्या क्या बात हुआ, ये चीज मैं आपको बता दिया। और इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है।